हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप मेरे बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक ड्रॉ कर रखा है और उसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसमें न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है, ये पूरा मैंने आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रखा है जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमारा फूड जो होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किस तरह से जाता है और फूड को वो किस तरह से डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो है जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो हम फूड लेते हैं उसी फूड से ही हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। उसमें क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी उसके कंपोनेंट्स होते हैं। और ये कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और ये कॉम्प्लेक्स होने के कारण हमारे ब्लड में ये सॉल्यूबल नहीं होता है, जो कि हमारे सेल्स इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो जिस कारण से इसका डाइजेशन होना ज़रूरी है और ये डाइजेस्ट होने के बाद जो होता है ये एक सिंपलर सब्सटेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन ये हमारे बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू जो होता है उसको क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, देन उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और हमारे जो बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं लाइक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, हमारी बॉडी में जो भी लाइफ प्रोसेसेस के फंक्शंस होते हैं उसको वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो सबसे पहले कि जो ह्यूमन बीइंग है इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है होता है वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या होता है, अपना खाना खुद तो प्रिपेयर कर नहीं सकता, वो क्या होता है प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। बट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी इसमें भी टाइप्स आ जाते हैं। बट इस जो ह्यूमन बीइंग है इसमें जो टाइप होता है वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉलिड फूड को कंज्यूम करते हैं बट आफ्टर डाइजेशन जो होता है वो सेमी सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। जैसे हम कोई भी फूड लेते हैं जो हम खाते हैं तो वो सॉलिड फूड होता है, ठीक है, बट डाइजेशन के बाद जो होता है वो सेमी सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे ही हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी स्टेप्स होते हैं टोटल 5, जिसमें पहला स्टेप जो होता है वो हमारा होता है इंजेशन। ओके, इंजेशन क्या होता है, इंजेशन होता है फूड को इनटेक करना। जो हम माउथ में फूड को डालते हैं तो वो प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। इंजेशन के बाद जो होता है फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो सिंपलर सब्सटेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका एसिमिलेशन। देन नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है हमारा इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं और इसी 5 स्टेप्स के से ही होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंजेशन और डाइजेशन क्या होता है, नेक्स्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन क्या होता है। जैसे डाइजेशन के बाद जो है वो फूड सिंपलर सब्सटेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उसी कन्वर्जन के बाद ही जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उस एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन होता है कि जो फूड जो है वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो गया, उस एब्जॉर्प्शन के बाद जो होता है जैसे प्रोटीन होते हैं या और भी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उसका कन्वर्ट करना और फिर उसको सेल्स जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं। तो वो एसिमिलेशन होता है। नेक्स्ट क्या होता है, इजेशन। इजेशन जो होता है वेस्ट मटेरियल का जो रिमूवल का प्रोसेस होता है बाय एनस, इट इज़ कॉल्ड इजेशन। ठीक है, तो ये टोटल 5 स्टेप्स है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो फूड किस तरह से हमारे बॉडी के ऑर्गन तक, डिफरेंट ऑर्गन तक जाता है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो फिर वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद किस तरह से हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुँचता है और उसको जो वेस्ट मटीरियल होता है उसका किस तरह से रिमूवल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं तो खाना खाने इसके जो पहला स्टेप होता है हम फूड को माउथ में लेते हैं। तो हमारा माउथ जो होता है इसी में क्या होता है, टंग भी होते हैं और साथ में टीथ भी होते हैं। तो टीथ का काम क्या होता है, फूड को क्रश करना। ठीक है,
तो फूड को क्रश करने के साथ ही जो हमारा टंग होता है उसको क्या करता है, सलाइवा के साथ उसको मिक्स करता है, क्योंकि जो फूड होता है मगर वो ड्राई लेते हैं तो ड्राई फूड जो होता है वो हमारे गले में अटक सकता है, तो जिस कारण से क्या होता है कि वो फूड जो है वो नीचे तक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक नहीं जाएगा, तो जिस कारण से ये फूड को जो है वेट किया जाता है, और वो वेटिंग का प्रोसेस जो होता है वो सलाइवा के द्वारा होता है। ठीक है, और ये सलाइवा जो होता है ये हमारी जो माउथ वाटरिंग होती है ना, हमेशा हमारा माउथ जो वो जो गीला रहता है वो किसके कारण होता है, सलाइवा के कारण। और ये सलाइवा जो होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये होता है एक ग्लैंड से जिसको हम लोग सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो किस चीज़ को सिक्रीट करता है, सलाइवा को, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, किस चीज़ को सिक्रीट करता है, ये सलाइवा को। ओके, अब ये सलाइवा जो है वो फूड को क्या कर रहा है, सबसे पहले वेट कर रहा है, और माउथ जो टीथ है उसको क्रश करता है, और साथ ही जो टंग है उसको क्या करता है, सलाइवा के साथ उसको मिक्स करता है। ठीक है, अब हमारा जो फूड का डाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना हमारे माउथ में ही हो जाता है। वाई, बिकॉज जो सलाइवा होता है इसमें एक तरह का एंजाइम कंटेन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे, सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। तो ये सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, फूड में जो हमारा स्टार्च कंटेन होता है किसके रूप में करता है, उसको कन्वर्ट शुगर के रूप में। ठीक है, जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो क्या करता है, हमारे फूड में जो स्टार्च कंटेन होता है उसको शुगर के रूप में कन्वर्ट करता है। इसीलिए जब भी आप जब खाना खाते हो ना तो देखना, जैसे रोटी जो है वो अगर बहुत टाइम तक आप अगर लंबे टाइम तक उसको चबाओगे तो देखना कि आपको ना एक स्वीटनेस सी फील होगी, उसमें जो टेस्ट आएगा वो स्वीट लगेगा। ऐसा टेस्ट इसलिए आता है क्योंकि स्टार्च जो होता है वो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर के रूप में। इसीलिए हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है डाइजेशन का कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, हमारे माउथ में ही हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है बट हमारा स्टार्टिंग जो होता है वो डाइजेशन का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो फूड हमारा जो माउथ से आने के बाद जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑइसोफेगस और फूड पाइप भी कहते हैं। इसे ही फूड पाइप भी कहा जाता है और ऑइसोफेगस भी कहा जाता है। ओके, तो ये ऑइसोफेगस और फूड पाइप जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें ना ये जो है होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होते रहता है। ठीक है, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन के कारण जो होता है वो फूड जो होता है वो और भी स्मॉल पीसेस में ये टूट जाते हैं, और साथ ही फूड को क्या करता है, नीचे की ओर वो पुश करता है। ठीक है, तो ये नीचे की ओर जो पुश करता है, पुश करने के बाद जो फूड होगा वो हमारे कहाँ पे आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑइसोफेगस में जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑइसोफेगस में जो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है जिसके कारण फूड जो होता है वो और भी स्मॉलर पीसेस में ब्रेक होते हैं, और साथ ही फूड को नीचे की ओर, नीचे के ऑर्गन में वो पुश करता है, और नीचे का ऑर्गन जो नेक्स्ट वाला ऑर्गन होता है वो हमारा स्टमक होता है। तो ये फूड को जो है वो किसके द्वारा, कौन से मूवमेंट के कारण नीचे की ओर पुश करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण। ठीक है, तो ये ऑइसोफेगस हो गया। नेक्स्ट जो है वो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, हमारा स्टमक। अब जो है फूड जो होगा वो हमारे कहाँ पे आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। अब स्टमक जो होता है इसमें भी छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इसी की वॉल पे ही छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, और इस ग्लैंड्स को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो सिक्रीट होता है और वो फूड को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक में क्या होता है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होता है ये भी क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है, और ये डाइजेस्टिव जूस क्या होता है इसमें, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस होता है, और इस गैस्ट्रिक जूस में भी क्या होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन होते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सारे एंजाइम्स नहीं होते। पहला क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सेकेंड थिंग हमारा क्या आ जाता है, म्यूकस, और थर्ड क्या आ जाता है यहाँ पे, हमारा आ जाता है यहाँ पे पेप्सिन। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, देखिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपको पता है कि ये कौन से नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। ठीक है,
तो एसिडिक नेचर का होने के कारण ही क्या होता है कि जैसे हम कभी कभी होता है ना कि हम कभी ऑयली फूड खा लेते हैं या ओवर ईट कर लेते हैं, तो हमें जो होती है एक तरह से एसिडिटी हो जाती है, यह है ना। तो वो एसिडिटी इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक का एसिड का जो है उसका अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंक्रीज़ होने के कारण ही हमें क्या होता है, एसिडिटी होने लगती है। ऐसे में हम क्या लेते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं जिसमें क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, क्योंकि एसिड और बेस जो दोनों मिलकर क्या कर लेता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। वैसे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें एक नेचुरली जो होता है वो बेसिक नेचर का कुछ सब्सटेंस है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। पहले ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो इसी के कारण क्या होता है, एसिडिटी होती है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये वाला जो आप फिगर देख रहे हो ये क्या है, हमारा लीवर है। ठीक है, ये क्या हमारा लीवर है। लीवर जो होता है ये क्या, किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, लीवर जो होता है ना ये भी एक तरह के जूस को सिक्रेट करता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसे हम कहते हैं बाइल जूस। ठीक है, लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है। और ये बाइल जूस जो होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो बाइल जूस जो होगा वो सिर्फ सिक्रीट करेगा लीवर, इसको कुछ नहीं करेगा, बट गॉल ब्लैडर जो होगा वो स्टोर करेगा इसको। ठीक है, और गॉल ब्लैडर जो होगा वो स्टोर करेगा बाइल जूस को। और बाइल जूस का क्या काम होता है, बाइल जूस का काम होता है कि जो हमारे स्टमक में एसिड जो है वो रिलीज हो रहा है, उस एसिड को क्या करता है, एक तरह से उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, हमारे फूड में जो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको क्या करता है, बाइल जूस जो होता है उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज करता है, मीन्स कि अल्कलाइन मीडियम में बनाता है। और सेकंड थिंग ये होता है कि जो हमारे फूड में फैट कंटेन होते हैं, उसके फैट के जो लार्जर ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ना। मतलब जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, बाइल जूस क्या करता है, उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में जो कन्वर्जन होता है किसके एक्शन की वजह से, बाइल जूस के एक्शन की वजह से। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, जिसमें बाइल जूस की एक्शन की वजह से जो लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स होते हैं वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं। ठीक है, अब जो गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस जो है वो कहाँ पे जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद ये क्या करता है कि जो एसिड की मात्रा होती है उसको क्या करता है, एक तरह से अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एसिडिक मीडियम का होता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो हम फूड जो है ना खाते हैं उसके साथ क्या होता है, कुछ जर्म्स भी एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो उस जर्म्स जो, क्योंकि वो जर्म्स है तो वो किसी हमारे बॉडी को हार्म भी पहुंचा सकता है, तो इसीलिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, एक तरह से उस जर्म्स को, उस बैक्टीरियाज को क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो उसको ख़त्म करने का ही पूरा काम कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा। ठीक है, तो किल द जर्म्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और सेकंड थिंग क्या होता है इसमें कि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करता है, मीन्स कि पेप्सिन को कौन एक्टिवेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने फंक्शन होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है फर्स्ट क्या करता है, फर्स्ट काम इसका ये होता है कि जो जर्म्स होते हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और सेकंड थिंग क्या होता है कि ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, म्यूकस का क्या फंक्शन होता है, म्यूकस जो होता है ये स्टमक की वॉल पे ही एक लेयर होती है। ठीक है, स्टमक की वॉल पे क्या होती है, एक लेयर होती है म्यूकस की। और ये म्यूकस जो होता है एक तरह से क्या करता है कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम का होता है जो कि कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, तो कोरोसिव होने के कारण ये क्या कर सकता है, स्टमक की वॉल को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। राइट, तो ये डिस्ट्रॉय को बचाने के लिए, मीन्स कि उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, एसिडिक मीडियम के से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस की लेयर जो होती है स्टमक की वॉल पे होती है, ताकि किसी तरह से स्टमक की वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, वो किसी तरह से वो धीरे धीरे उसकी लेयर जो है वो घटे ना, वो प्रॉपर तरीके से रहे, जिस कारण से स्टमक की वॉल पे म्यूकस की लेयर बनती है। ठीक है, और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो इस तरह से हमारा गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन हो जाता है। अब जो है फूड वो अब हमारे नेक्स्ट कहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट फूड हमारा स्टमक से आएगा अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट ऊपर देखिए यहाँ पे एक ग्लैंड बना हुआ है, जिस ग्लैंड का नाम क्या है, पैंक्रियाज। ठीक है, इस ग्लैंड का नाम क्या है, पैंक्रियाज।
ठीक है। अब ये पैंक्रियाज भी क्या करता है, पैंक्रियाज में से भी जो कुछ जूस मतलब डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, और ये डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग पैंक्रिएटिक जूस। ठीक है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज जो कि एक ग्लैंड है, पैंक्रियाज में से क्या सिक्रीट होता है, पैंक्रिएटिक जूस। ठीक है, और इस पैंक्रिएटिक जूस से ही जो होता है कुछ एंजाइम्स कंटेन होता है, और ये एंजाइम्स क्या क्या होता है, एक होता है हमारा लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। तो ये 3 तरह के एंजाइम्स कंटेन होते हैं। ठीक है, पैंक्रिएटिक जूस में। तो ये पैंक्रिएटिक जूस जो होता है वो आपका कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और फूड को ये कंप्लीट डाइजेस्ट करता है। तो कंप्लीट डाइजेस्ट किस तरह से करता है, क्योंकि एमाइलेज जो होता है यहाँ पे कन्वर्जन हो जाता है, मीन्स की ब्रेक डाउन हो जाता है किसके रूप में, देखिए इसमें एमाइलेज जो होगा कंप्लीट डाइजेस्ट करेगा किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ग्लूकोज जो है ये सिंपलर सब्सटेंस है जो ब्लड में सॉल्युबल है। तो एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करता है। इसके बाद ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो होता है वो किसको कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को, प्रोटीन टू एमिनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और लाइपेज, लाइपेज का क्या काम होता है, लास्ट हमारा रह जाता है फैट्स, फैट्स को किस में कन्वर्ट करता है, फैट्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के रूप में। ये सिंपलर सब्सटेंस होते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो पैंक्रियाज पैंक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है जिसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज कंटेन होता है। ये तीनों ही एंजाइम्स होते हैं, जिसमें एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के रूप में, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को एमिनो एसिड्स के रूप में, एंड लाइपेज करता है फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के रूप में। तो यहाँ पे जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो है वो हो जाता है। तो डाइजेशन का स्टेप हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होगा। जैसे मैंने अभी आपको 5 स्टेप्स बताए थे, जिसमें हमने सबसे पहले देख लिया था माउथ में इंजेशन का प्रोसेस हुआ, इंजेशन के बाद हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन अब हमारा होगा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, देखिए कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन तो हो गया फूड का, कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद ये एब्जॉर्प्शन कैसे करता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे ही कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो एक तरह से क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और साथ ही इसमें ब्लड वेसल्स का बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो है वो जो भी डाइजेस्ट हो गया था फूड का, जो सॉल्युबल फॉर्म था वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, वो पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाता है ब्लड में, और वो जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक क्या होता है, उसको पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है, मीन्स कि सेल्स जो होते हैं उसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यूटिलाइज करते हैं, देन उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद का प्रोसेस हो जाता है हमारा इजेशन का। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, बॉडी के सेल तक पहुँच गया। अब क्या होगा, उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल तो डेफिनेटली प्रोड्यूस होगा। तो ये वेस्ट मटेरियल जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा कहाँ पे आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, जो कि यहाँ पे सबसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसमें नाम से जैसे हमें पता चल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल होना चाहिए, बट इसका ये बिल्कुल अपोजिट होता है। मीन्स कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसकी लेंथ जो होती है वो छोटी होती है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो बड़ी होती है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अलग अलग टाइप की होती है। लाइक हार्बीवोर्स में जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो होता है वो बड़ा होता है, बट जो कार्निवोरस होते हैं उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ छोटा होता है। आपको पता है क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हार्बीवोरस होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं और उसमें सेल्यूलोज कंटेन होता है। ठीक है, और ये सेल्यूलोज जो होता है वो डाइजेस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और यही रीज़न होता है कि हार्बीवोरस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो बड़ा होता है कंपैरिजन टू
कार्निवोरस। कार्निवोरस तो वो खाते नहीं है प्लांट प्रोडक्ट को, वो तो डायरेक्ट एनिमल्स को खाते हैं, तो इसीलिए उसको डाइजेस्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। और यही रीज़न होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ हर्बीवोरस में ज़्यादा बड़ा होता है और कार्निवोरस में कम होता है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड आ गया, अब वहाँ पे क्या, उस फूड में तो सारे न्यूट्रिएंट्स का जो है वो एब्जॉर्प्शन तो हो गया था, अब उसमें क्या रह गया, अब उसमें क्या रह गया, सिर्फ वाटर रह गया। ठीक है, तो उस वाटर का एब्जॉर्प्शन भी उसी विलीज के द्वारा ही, इसमें भी विली होते हैं, ठीक है, और उसी विली के थ्रू ही क्या होता है कि यहाँ पे भी वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के थ्रू उसका रिमूवल हो जाता है। तो ये इस तरह से पूरा जो है ये ह्यूमन का जो है वो न्यूट्रिशन का ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अलग अलग स्टेप में फूड जाता है, किस तरह से उसका डाइजेशन होता है, उसमें किस तरह से क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारा मैंने आपको यहाँ तक में पूरा वीडियो जो है वो आपको बता दिया। तो जिसको नहीं समझ में आया है आप लोग वीडियो को फिर से पीछे जाके देख सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मैंने ड्रॉ भी कर रखा है इसीलिए आप लोगों को। तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और इसके लिए वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स और थैंक यू सो मच।